अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत होगी, आपकी सुबह बहुत ही ताज़ादम होगी और इस सुबह को मज़ीद खूबसूरत और एनर्जेटिक बनाने के लिए हम आपके पास बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक अच्छी बात शामिल करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि अगर हम उख़ुवत और भाईचारे की बात करें तो अगर वो माशरों के अंदर हो तो माशरे ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि अख़ुवत में मोहब्बत होती है, इखलाक होता है, एक दूसरे से रहम होता है और एक दूसरे का ख्याल होता है। जब यही अख़ुवत और भाईचारा किसी भी माशरे से या लोगों के अंदर से ख़त्म हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा, नफ़रतें और कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। बदगुमानी बढ़ जाती है, ग़ीबतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फिर यही चीज़ आगे जाके ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दर्ज दिया कि अख़ुवत और भाईचारा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक दूसरे से अख़ुवत और भाईचारे से पेश आएँ। जब मदीना गए तो भी यही लोगों को दर्ज दिया कि आपस में चाहे खूनी रिश्ता ना हो, खूनी तौर पर आप एक दूसरे के भाई बहन ना हो, लेकिन माशरती तौर पर इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो एक दूसरे के मुआविन रहें, एक दूसरे के मददगार रहें और एक दूसरे के गमख्वार बनकर ज़िंदगी गुजारें ताकि ज़िंदगी आसान हो, खूबसूरत हो और मोहब्बतों से भरपूर हो। तो हम आज अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो मौसम है वो सूरत हाल कैसी है। तो सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे। कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज उस धुंध में कुछ कमी वाक़ई हो गई है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 रहेगा, जबकि धुंध अभी भी बरकरार है। अगर रुख करें इस्लामाबाद का तो इस्लामाबाद का मौसम कुछ यूँ है कि कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और सूरज आज निकला हुआ है, मौसम कुछ बेहतर हो चुका है। कराची की बात की जाए, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कराची वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि 1 डिजिट में अब ये पारा पहुँच चुका है और कराची में कई साल के बाद इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। कराची के बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का। तो पेशावर में सूरत हाल है कुछ यूँ कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और आज भी सूरज निकला है। कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में खूब बर्फ़बारी हुई, खूब तेज़ हवाएं चली, जिसके बाद आज सूरज ने कुछ नज़रें निकाली हैं अपनी और -8 तक, लेकिन पारा अभी भी मौजूद है। ठंड वैसे ही बरकरार है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर दर्जा हरारत -2, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पारा यहाँ तक रहे। तो ये तो थी जनाब मौसम की सूरत हाल। अपने मौसम के अकॉर्डिंग आप अपना डे प्लान कीजिए, जैसे कि मैं कहती हूँ, क्योंकि मौसम हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो और दूसरी तरफ आप हमारे सेट पर आज देख रहे हैं कि क्या रौनक लगी हुई है ज़बरदस्त और बहुत सारी क्रिएटिविटी आज हमारे इस शो के अंदर मौजूद है। ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर के बाद। लेकिन इससे पहले कुछ बात करेंगे कराची की और कराची आपको लिए जाएंगे जहां पर आपको आज हम पहले दिखा रहे हैं कि तारीख़ में पहला 3D पार्क बना लिया गया है और इस 3D पार्क को आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। अब 3D पार्क में है क्या, यहाँ पर जानवरों और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेंटिंग्स की जाएंगी, वॉल्स डिज़ाइन की जाएंगी और देखने वाले जिसे भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो चुकेंगे। अब इस 3D पार्क का मकसद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का वॉल आर्ट किया जाता है, फ्लोर्स इस तरह के डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब आप वहाँ पर पिक्चर्स लेंगे या आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें असल में मौजूद हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त ये फिर चीज़ें आएंगी। मुल्क के दीगर मुल्क की तो नहीं, खैर दुनिया के अगर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त 3D पार्क्स मौजूद हैं। अगर हम यूएस की बात करें, मलेशिया की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ये 3D पार्क्स ऑलरेडी मौजूद हैं और बड़ा एडवेंचरस होता है। तो अब कराची में जो कि खुलने जा रहे हैं, तो कराची में कितनी तैयारी हो गई है, कब से खुलेगा, कितना टिकट होगा और हम सब कब अपने जो फैमिलीज़ के साथ जा सकेंगे, तो इस बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलमान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 3D पार्क पर काम मुकम्मल हो गया है, कब से ओपन होने जा रहा है पब्लिक के लिए?
जी रिमशा, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची में जो पार्क थी उसकी बेइंतहा कमी थी और ये उजड़े हुए थे, तो आखिरकार जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने इस पे तवज्जो देना शुरू की है और अब जो है वो न्यू एम ए जिन्ना रोड पर पार्किंग प्लाजा के सामने ये 3D पार्क, जो कि कराची का पहला 3D पार्क होगा, ये अपने तैयारी के आखिरी मराहिल में। और इस पार्क में इस पार्क के हवाले से हम आपको बताएं कि ये पार्क जो है इसकी 3 साइड पर ग्रिल है, जबकि एक साइड पर जो दीवार है वहाँ पर 3D पेंटिंग्स की जा रही है। 3D पेंटिंग्स का किस तरह की ये पेंटिंग्स है, जो आने वाले हैं लोग हैं, जब ये खुलेगा तो लोग आएंगे तो उनको हम बताएं कि इसकी एनिमेशन ऐसी है कि ये जो जानवर यहाँ पर बनाए गए हैं, हाथी है और मुख्तलिफ जानवर हैं, तो उनको आप जिस तरफ से बच्चे देखेंगे ऐसा लगेगा कि उन्हीं की तरफ इसका रुख है और शेर है या हाथी है वो उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो बड़ा एक अच्छा सा पार्क बनाया जा रहा है ये ज़िला शर्की के अंदर और इसकी तैयारियां उरूजों पर हैं। पार्क जो है वो इस माह के जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो आवाम के लिए खोला जाएगा। और अगर आप बात कर रही हैं कि कितना टिकट होगा, तो इब्तदाई तौर पर तो इंतज़ामिया ये सोच रही है कि माली मुश्किलात उठा लें लेकिन आवाम के लिए जो है इसको फ्री रखें, लेकिन इब्तदाई तौर पर मुश्किलात का सामना है तो 10 रुपये टिकट रखा जाएगा। और उसमें भी ये है कि 3 साल से कम बच्चों या 65 साल से बड़े ख़वातीन और मर्द का जो है वो बुज़ुर्गों का टिकट नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पार्क जो है वो ज़िला शर्की जो है वो कराची के शहरियों को देना जारी है। अच्छा, तो सलमान, अब बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारियां हो रही हैं, 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो और इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी या ये सिर्फ 3D थीम बेस ही पार्क होगा? जी बिल्कुल, जब ये 3D जो है वो पार्क तैयार होगा तो मौसम के हवाले से जो है वो आजकल गुले दाऊदी जो है वो अपने रंग शहर के मुख्तलिफ पार्कों में बरसा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो इंतज़ाम यही किया जा रहा है कि जैसे ये पार्क जो है वो तैयार होगा तो यहाँ पर अभी घास लगाने का काम किया जा रहा है, घास लगेगी, पौधे लगेंगे, तो गुले दाऊदी की नुमाइश भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी और अच्छी तरह इस पार्क को सजाया जाएगा ताकि लोगों की तवज्जो हासिल की जा सके। अच्छा सलमान, क्योंकि अब आपका जैसे फ्रेम हम देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत ये लग रहा है ऑलरेडी। मैं तो आपको कहूंगी जरा बच के रहिए, आपके पीछे से हाथी और शायद डायनो आ रहा है, जरा दिखाइएगा काम कहाँ तक पहुंचा है और अब जो चीजें बन गई हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर आप दिखा सकते हैं हमें तो। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन खान जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। डायनासोर है और जो है इसके अलावा एलिफेंट है और चीता भी यहाँ पर बनाया गया है। मुख्तलिफ जो पेंटिंग्स हैं, करैक्टर्स हैं वो यहाँ पर अभी बनाए गए हैं। 6 तस्वीर जो है वो यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं, जबकि 2 तस्वीर पे काम जो है वो जारी है, जो कि आने वाले 1-2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत मुश्किल काम होता है पार्क्स वगैरह देखे हैं पेंटिंग में, मुल्क से बाहर जो 3D पार्क्स होते हैं हमने जो अक्सर देखे, उसमें फ्लोर के ऊपर भी 3D वर्क होता है और ऐसा लगता है आप डर जाते हैं एकदम से, सीढ़ी के ऊपर आप कदम रखें तो आप लगेगा आप गिर जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो फ्लोर पे काम हुआ हुआ होता है। तो क्या यहाँ पर भी फ्लोर पे भी 3D आर्ट किया जाएगा या यहाँ पर ग्रासिंग वगैरह कुछ करने का प्लान हो रहा है? क्योंकि मैं गमले वगैरह और मट्टी वगैरह रखी हुई देख रही हूँ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है चीज़ें। नहीं रिमशा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ्लोर भी 3D हो जाएगा। आप ज़रा सा सोचें कि कराची है और कराची में जो है वो तकरीबन 14-15 साल का गंद है वो साफ़ हो रहा है। तो ये जो जगह है, सबसे पहले ये भी बताऊं कि ये था क्या, ये बशारत शहीद पार्क था और यहाँ पर जो है वो ठेले, पतारे, तजावज़ात थी, तो अब इसको सही किया गया है। तो अभी तो सिर्फ जो है वो लोगों के लिए 8 तस्वीर 3D बनाई जा रही हैं। आगे अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो फिर हो सकता है कि फ्लोर्स भी बने और दीगर जो बेहतरी के लिए लेकिन अच्छी बात यह है सलमान के कराची वालों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी मिल जाएगी, एक अच्छा पार्क हो जाएगा। कराची वाले तो वैसे ही अब जो है ना पार्कों के लिए तरस गए, क्योंकि जो पार्क ऑलरेडी मौजूद है हमारे बड़े बड़े, वो तो अब मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि उनमें भी बेहतरी आएगी और ये जो नए पार्क बनाए जा रहे हैं उनको भी मेंटेनेंस वैसी उनकी हो, उम्मीद हम यही रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आपने हमें अपडेट किया। आपसे जब तैयार हो जाए आपसे अपडेट लेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़
बढ़ेंगे और जहां हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज़ की, तो हुकूमत ने बड़ी बड़ी बातें तो की थी और एक संजीदा मसले की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हुकूमत ने बारहा इसी बारे में यकीन दहानी दिलाई थी आवाम को कि आवाम का ये जो मसला है महंगाई बहुत ज़्यादा जल्द हल हो जाएगा। लेकिन हर शख्स जो है वो महंगाई के कर्ब में मुब्तला है और महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि सर पर चढ़ कर बोल रही है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने कहा था कि जल्द इस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब मसला ये है कि जो आवाम को सब्ज बाग दिखाए गए थे उनका क्या हुआ और आखिर हुकूमत महंगाई के जिन पर काबू क्यों नहीं पा रही है, इसी पर बात करेंगे। और साथ साथ हम जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने नुमाइंदगान की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि किस शहर में महंगाई का क्या इजाफा हो चुका है और क्या सूरत हाल है वहाँ पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तीनों नुमाइंदगान। हमें ज्वाइन कर रहे हैं किफ़ायत अली, नुमाइंदा हैं कोयटा से, शहनाज महमूद हमें अपडेट करेंगी फैसलाबाद से, जबकि फौजिया ज़ेब पेशावर से हमें अपडेट करेंगी। तो आगाज़ करते हैं फौजिया आपसे ही, पेशावर में क्या सूरत हाल है? फौजिया, महंगाई में कुछ कमी वाक़ई हुई है? हाँ जी रिमशा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हुकूमत जैसी आई तो उसने आवाम को बड़े सब्ज बाग दिखाए और फिर ये कहा कि महंगाई के जिन है वो काबू पाया जाएगा। मगर जैसे कि आप देख रही हैं कि आए रोज़ जो है वो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, इसी तरह जो है वो महंगाई भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जो है सब्जियाँ तो ऑलरेडी महंगी हैं ही, अब जो है वो दालें जो हैं वो पिछले हफ्ते से महंगी हो गई हैं। रिमशा, पहले ये कहा जाता था, एक बड़ा मशहूर मुहावरा होता था कि ये मुँह और मसूर की दाल ऐसे ये कहा जाता था, लेकिन अब अगर आप किसी के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल करें ना तो वो ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि दालें जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ अनाज या दालों की जो कीमती है, जैसे कि लोबिया जो है वो 200 रुपए किलो है, दाल माश 220 है, इसी तरह चना जो है वो 140 से लेकर 180 तक है, दाल मूंग जो है वो भी 200 रुपए किलो है। इसी तरह जो घी है, जो सबसे नाकिस घी है वो इस वक्त बाजार में फरोख्त हो रहा है, वो 200 रुपए किलो जो है पाव वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो गोश्त है वो तो मुतवस्सित और गरीब तबके की पहुंच से बहुत ही दूर है। अगर आप छोटे गोश्त की बात करें तो 750 से लेकर 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बड़ा गोश्त जो है वो 400 से लेकर 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और जहां तक प्राइस कंट्रोल की बात है या जिले इंतजामिया की बात है, जो मेन बाजार है उसमें महीने में एक आध बार जो है वो कभी कभार चक्कर लगा लेते हैं और उनको फाइन कर देते हैं। ये सिर्फ उन बाजारों में होता है जो कि मेन है। इसी तरह जो दूसरे साइड बाजार हैं या अंदरूनी शहर में जो इक्का दुक्का दुकानें हैं, वहाँ पे जो कीमती है वो मनमानी कीमतों पे फरोख्त हो रहे हैं। अब ये तो पेशावर की सूरत हाल। फौजिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। जरा फैसलाबाद का रुख करते हैं जहां से हमें अपडेट करेंगे शहनाज महमूद। शहनाज, बताइएगा, जिस तरह से फौजिया बता रही हैं कि अब दालें इतनी महंगी हो चुकी हैं, अगर सब्जियों की बात की जाए वो इतनी महंगी हैं, वहाँ क्या रेट्स हैं? और सब्जी वगैरह के बारे में बताइएगा कि वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल रमशा, महंगाई की तो ये सूरत हाल है कि जैसे पहले इसकी सप्ली आ गई थी और अब टॉप करने के लिए खूब मेहनत करी है और आवाम की तौबा तौबा करवा दी है। तो जनाब, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बहरान हमें इस वक्त आटे का देखने में आ रहा है। 808 रुपये में जो 20 किलो आटे का मिला करता था, अब उसी कीमत में 15 किलो आटा मिल रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई जो है इसको कितना टॉप गियर लग चुका है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो 3 माह की सब्जियों का मैंने जायज़ा लिया है, तो इसमें अप एंड डाउन होता रहा है। टमाटर आपके सामने थे कि ट्रिपल सेंचुरी उसने पार कर ली, और हरी मिर्चें जो है वो भी मिर्चें लगाती रही, 300 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। अगर आपको मैं 3 माह के रेट का बताऊं तो आलू जो है 40 से बढ़कर 55, प्याज 73 से बढ़कर 53, और टमाटर जो है 90 से बढ़कर 300, सब्ज मिर्च जो है 90 से बढ़कर 175। ये तो सिर्फ 2-4 सब्जियों की बात थी। इसके बाद अगर हम बात करें दालों की तो 12 से 72 रुपए का इजाफा हुआ है फैसलाबाद में सिर्फ 2 माह के दौरान। चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है 2 माह के दौरान 14 रुपए का, और 70 रुपए फी किलो मिल रही है। मुर्गी के दाम की बात करें तो चंद दिनों में हमने जायजा लिया, 30 रुपए इजाफे के साथ 232 रुपए फी किलो मिल रही है। इसके अलावा जो हम बात करें, अगर हम दूध और दही की बात करें तो 70 से 80 रुपए जो है सरकार का रेट है, लेकिन सरकार के रेट पे नहीं मिल रही है। रेट लिस्ट यहाँ पे चेक नहीं हो रही। 45 के करीब जो है मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पे तैनात है। साल भर में उन्होंने
उन्होंने 2.5 करोड़ से जायद के जुर्माने भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई है कि कंट्रोल होने में नहीं आ रही है। रेट लिस्टों के हिसाब से हमें ओपन मार्केट में कहीं भी चीज़ें नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर्स का तो ये अल्लाह हाफिज है, खाली पड़े हैं। आवाम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमारा मशवरा तो यही है कि क्योंकि सब्जियां भी अब मुहावरों में मिलेंगी, तो बस अब आप ख्याली पुलाव ये पकाएं, क्योंकि दाम इस कदर ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कंट्रोल होने में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें दालों की, तो बस सिर्फ 2 माह में जो है, अगर दाल मूंग की कीमत की बात करें तो 100 से 172 रुपए सिर्फ एक दाल की कीमत में इजाफा हुआ। लाल मिर्चें जो है उसकी कीमतों में भी 200 रुपए फी किलो की बात ये कि ये रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी किसी जमाने में कि जनाब ये जैसे कि कहा ना कि हरी मिर्चें और धनिया वगैरह तो ऐसी सब्जी वाले दे दिया करते थे, लेकिन अब इनके दाम भी आसमानों से बातें करें। लेकिन फौजिया और शहनाज, जिस तरह आप बताती हैं जिस दिलचस्प अंदाज से, तो जो है ना वो सुनने में भी मजा आता है, लेकिन हालात जो है वो बहुत ज्यादा संगीन है। कोयटा से हमारे नुमाइंदे किफायत मौजूद है, किफायत की तरफ रुख करते हैं। किफायत, कोयटा में क्या सूरत हाल है? कोयटा में तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में महंगाई का जिन जो है वो आपे से बिल्कुल ही बाहर है। क्या अपडेट करेंगे आप, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? रमशा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि महंगाई का जो जिन है इसने सबसे ज्यादा जो खौफ में मुब्तला किया है वो कोयटा और बलूचिस्तान के लोगों को किया है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर लोगों का जो जरिए माश है वो बहुत महदूद है, प्राइवेट सेक्टर्स इतना ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो लोगों के जो रोजगार के मौके वो बहुत महदूद हैं। उस पर जब ये महंगाई का जो तूफान आता है तो यकीनन गरीब तबका जो है वो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। हालिया जो महंगाई की एक नई लहर आई है जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और जो महंगाई की नई लहर आई, इसकी वजह से गरीब तबके की कमर जो है वो टूट गई और जो आम बुनियादी अशिया है, जो आम ज़रूरत है ज़िंदगी की जो अशिया है वो बहुत महंगी होगी और आवाम की खरीदो फरोख्त से जो है उसका जवाब दे गया। अगर हम प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से हम बात करें कोयटा की मार्केट्स का, तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो इतनी फाल नहीं है, जिसकी वजह से ना ही कोई सरकारी निर्ख है और ना ही जो है वो जो दुकानदार है वो निर्ख के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं, अपनी मनमानियाँ भी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो जिला इंतजामिया है उनकी कार्रवाइयाँ जो है वो आटे में नमक के बराबर है कि वो इस कदर कार्रवाइयाँ महदूद होती हैं कि उसकी वजह से गरीब आवाम को रिलीफ देने का जो वादा होता है वो वफा नहीं हो पाता। हर चीज़ की कीमत जो है वो 50 से 60 रुपए जो है वो ज़्यादा फरोख्त हो रही है। आम जो रोज़मर्रा की अशिया है जिसमें आलू हैं, प्याज है, इसके अलावा मटर है, गोभी है, आटा, दालें, ये तमाम वो चीज़ें कि जिनकी कीमतों में 50 से 60 रुपए का खुद साख्ता इजाफा जो है वो किया गया और बहाना ये बनाया जाता है कि जी हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हुकूमत जो है वो कोई खास किस्म की सब्सिडी हमें नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं इन कीमतों को बढ़ाने में और इसका बरह रास्त असर जो है वो गरीब आवाम पर पड़ता है जो ये खरीदारी करी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि अच्छा ये हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही, अगर हुकूमत सब्सिडी देगी तो ये जो चीज़ें मिल रही हैं महंगे दामों शायद वो भी गायब हो जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो वहाँ से भी सारा सामान गायब हो चुका था। असल वजह क्या बताई जा रही है फौजिया कि ये जो सामान नहीं मिल रहा है, क्या स्टॉक कर लिया गया है, ये जो कीमतें इतनी ज़्यादा आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि बहुत सारे लोग चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। क्या वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल है फौजिया पेशावर में? जी बिल्कुल रिमशा, यही सबसे बड़ी वजह है कि जब कीमतें आसमान से बातें करती हैं तो कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो उन चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। इसी तरह जो है बहुत सारी चीज़ें स्टॉक कर ली जाती हैं, जैसे कि टमाटर का बहरान जो था वो पिछले दिनों पेशावर में काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी कीमतें जो है वो 220-240 रुपये तक पहुँच गई थी। और इसी तरह जब ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई तो तकरीबन 3-4 जो है वो बड़े बड़े ट्रक टमाटरों के उन्होंने जो है वो पकड़े थे, जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किए थे। इसी तरह ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये तो मसाइल हैं, लेकिन इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, प्राइस कंट्रोल किस तरह से करवाए जा सकते हैं ताकि आवाम का जो मसला है वो हल हो सके। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बहुत 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 खूब। और क्या ज़बरदस्त, बहुत 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 मज़ा आ गया वाकई। हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हनीफ साहब फ्लूट प्लेयर हैं, उसके अलावा आकाश गिल जो कि तबला नवाज़, और इतना मधुर अंदाज़, इतनी खूबसूरत। एक तो फ्लूट में एक अपनी ही एक उसका मोहब्बत भी है, उसमें खूबसूरती भी है, सुकून भी है। कब से प्ले कर रहे हैं आप? जी मुझे सीखते हुए तो 90 से सीख रहा हूँ, बट वो अभी तक सीख रहा हूँ इस तरह। तो जैसे आपने कहा कि फ्लूट में बुनियादी तौर पर ये सांस के साथ जुड़ा हुआ है, अंदर के साथ जुड़ा हुआ है, सो इसलिए इसमें एक फ़र्क तरह की फ़ील होती है। आपके अंदर अगर कुछ होगा तो वो इसके ज़रिए निकलेगा, वरना वो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत मज़ा आ गया मुझे तो। वैसे आगे दिल चाह रहा था कि जो ना आप बस फ्लूट प्ले करते रहें और हम यहाँ पर सुनते रहें, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, प्रोग्राम भी हमें आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि अभी हमने और नहीं सुनना, भी हमने आपसे बहुत कुछ सुनना है। जी बिल्कुल, तो हम सुनते रहेंगे बीच में। अच्छा, आज ये जो आप देख रहे हैं कि हमने अपना भी जो सेट है, अपना भी जो कैनवस है, वो बहुत ज़्यादा वसी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे माशरे में क्रिएटिव लोग मौजूद हैं, हमारे माशरे में क्रिएटिविटी मौजूद है, आर्टिस्ट मौजूद हैं, माशरा ज़िंदा रहता है। और मौसीकी को तो कहते हैं ना कि वो रूह की ग़िज़ा है। और जैसे कि अभी हनीफ ने भी कहा कि सांस से जुड़ी है, तो सांस, ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक इनके रंग ना हो ना तो ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो हम चूँकि रंगों की बात कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो इनाम इलाही साहब हैं वो कैनवस पर खूब रंग बिखेर रहे हैं। तो उनके कैनवस के पास चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि उन्होंने आज क्या तैयार किया है और कितने अरसे से वो कर रहे हैं। ट्रक आर्ट करते हैं स्पेशली, और इनकी स्पेशलिटी के बारे में ज़रा इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बिल्कुल। मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा टर्न भी करें इस तरफ, ताकि हम कैमरा फेसिंग भी हो जाए, आपसे बात भी करेंगे। ठीक है। अच्छा इनाम साहब, कब से आप ये ट्रक आर्ट कर रहे हैं और कितना टाइम आपको? हाँ, ये तकरीबन मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने एक लोकल ट्रक आर्ट की वर्कशॉप पे, मतलब कि वहाँ मैंने काम सीखना शुरू किया। सही। फिर कराची में मैंने कोई 15 साल काम किया है, जो वर्ल्ड फेमस हैदर अली है उनके साथ। सही। अभी ये कि 20 साल तकरीबन मुझे 10-11 साल हो गए हैं लाहौर में भी। सही। अच्छा, तो आप अब कंटिन्यू करें, ज़रा बताएं कि आप किस तरह से करते हैं, क्या इसमें कुछ, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा इसमें काम हो चुका है और इतना वर्ल्ड फेमस अब तो ट्रक आर्ट हो चुका है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अब रिकग्नाइज्ड है। क्या इसकी छोटी छोटी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं ना हमें, कि एक तो इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं, कंट्रास्ट का देखते हैं, डिज़ाइन इसके किस तरह बनाते हैं? असल में जो ट्रक पे जो कलर्स यूज़ होते हैं, असल में ट्रक ने जब रोड पे मूव करना होता है, जी जी, तो वो चलते हुए एक कलर ऐसे होने चाहिए जो कि लोगों को अट्रैक्ट करें। सही। तो मतलब कि ट्रक जा रहा हो तो अगर आप भी वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपकी खुद से नज़र जो उनसे वहाँ पड़े और कलर्स आपको खींच ले। इस वजह से शॉकिंग कलर यूज़ करते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो इसमें जो उनसे मैं कुछ फ्लोरल पैटर्न है, कुछ ज्योमेट्रिकल है, मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे तो ये कि ट्रक आर्ट में फेमस जो है वो पीकॉक भी बनते हैं, बर्ड भी बनते हैं, लैंडस्केप उसमें बनता है। सही। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं और काफ़ी इसमें फिर ये कि ट्रक आर्ट जो है हमारा ये वाहिद दुनिया का आर्ट है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, और ये हमारा अपना आर्ट है। बिल्कुल। जो कि हमारे अंदर से जो है ये निकला है, और ये कि हम पूरी दुनिया को जो है ना कलर्स के ज़रिए अमन का, मोहब्बत का पैगाम जो है ना वो देना चाहते हैं। अच्छा, एक ट्रक को कंप्लीट होने में, क्योंकि इतनी डिटेलिंग उसके अंदर होती है, कितना टाइम लगता है अंदाजन, कितने दिनों में वो रेडी हो जाता है? असल में ट्रक पे जब काम हो रहा था तो वो टीम वर्क होता है, अकेला बंदा नहीं करता, उसमें राइटिंग वाले अलग होते हैं। तो ये जो काम है, ये ट्रक आर्टिस्ट का नाम जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया है। सही है। जब हैदर अली मतलब कि एक ट्रक को अमेरिका लेकर गए और वहाँ के स्मिथसोनियन म्यूजियम में बेडफोर्ड ट्रक खड़ा हुआ है, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और उसको ट्रक आर्ट का नाम दिया। वैसे इसका लोकल लैंग्वेज में फूल पत्ती नाम है। सही। यानी अगर कोई ट्रक हमारे पास लेकर आता है तो वो ये नहीं कहता कि हमने ट्रक आर्ट करवाना, फूल पत्ती, वो कहता है कि इसके ऊपर, मेरे ट्रक के ऊपर फूल पत्ती कर दें। ज़बरदस्त। तो कुछ फिर ये कि कुछ मज़े की फ़नी जो पोइट्री होती है वो भी लिखवाते हैं उसके ऊपर, और साथ में। तो कितना टाइम लगता है? एक आध हफ्ते में हो जाता है या ज़्यादा टाइम लगता है? हाँ, वैसे जो है 1 से 1.5 हफ्ते में जो है ना एक ट्रक कंप्लीट हो जाता है, पूरा वो टीम वर्क होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
हमारे पास यहाँ पर माजिदा मौजूद हैं जो कि क्ले आर्टिस्ट हैं और मट्टी से बर्तन तराशती हैं, मट्टी से क्रिएटिव चीज़ें बनाती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर भी आई जो कि इन्होंने बनाई हैं। वेलकम टू द शो माजिदा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप अभी तो आपने क्विकली इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, कितना टाइम से आप ये कर रही हैं क्ले पे काम? 2 साल हो गए, करीब 2 साल। कहाँ से सीखा आपने? एक्चुअली मैं NCA में 3rd ईयर हो गया मेरा, सही। अब 4th ईयर में जाऊंगी। तो कैसे ख्याल आया, क्योंकि वो मट्टी की अगर बात की जाए या मट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो वैसे भी अब तो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते शायद, क्योंकि पहले बनाए जाते थे घरों में, इस्तेमाल भी सिर्फ मट्टी के बर्तन ही होते थे। तो आपने ये मीडियम क्यों चूज़ किया? क्या इंटरेस्ट था आपका या क्या अब आगे जाके इसको कहाँ पर एक्सपोजर आप देख रही हैं इसको? वैसे तो पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन बाय चांस मैं आई इसमें, लेकिन फिर जब आई तो फिर बहुत दिल से किया इसको, इसके साथ एक ख़ास एफिलिएशन हो गई, क्योंकि जब आप इससे काम कर रहे होते हो तो थ्रोइंग मेरा मतलब बेस्ट है कि मैं बहुत शौक से करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है जब आप इवन आप जितना मर्जी स्ट्रेस हो ना तो ये आपको रिलीफ देती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आप क्योंकि आपका सारा जो फोकस होता है ना, जो इंटेंशन होता है वो बस आप उसी में गुम हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो साइड पे। तो इससे ये है कि एक थेरेपी कह सकते हैं आप, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मट्टी, क्योंकि मट्टी तो वैसे ही काबू में नहीं आती और ये चिकनी मिट्टी होती है, तो इसको टेक्निक किस तरह होती है कि होल्ड करके रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी घूम रहा है और फिर इसके घूमने का मकसद क्या है? इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ें भी बना देते हैं, जो वाज वगैरह होते हैं वो भी इसी फ्रेम पे बनता है। कुछ बनाएंगी हमारे सामने? ओके, ये ऑलरेडी आपने इसके ऊपर मिट्टी रखी हुई है? ये मैंने इस पे मिट्टी रख के इसको मैंने सेंटर किया हुआ है, जो कि एक बेसिक चीज़ होती है, उसके बगैर ये सही खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर होल करूँगी, जिससे एक ऐसी शक्ल। ये सिर्फ आपका शौक है माजिदा, या आप इसको आगे भी बढ़ाना चाहती हैं, या इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? इंशाल्लाह इसे आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह थीसिस के बाद अगले साल। बड़ा ज़बरदस्त। तो ये मिट्टी वगैरह कहाँ से आप लेती हैं? ये देसी मिट्टी होती है हमारी या जो स्पेशली आपको मंगवानी पड़ती है, कहीं से ढूंढ के लाती हैं? ये हमें वैसे प्रोवाइड हो जाती है, ये हमें शाहदरा से मिल जाती है, गुजरावाला गुजरात से आराम से मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, सही। तो हम देखते हैं कि अब माजिदा ये अब हमारे लिए अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या बना रही है। मैं ट्राई कर सकती हूँ माजिदा? माजिदा आए आप मुझे सिखाएंगे, मैं कुछ ट्राई करने के, क्योंकि जैसे माजिदा ने बताया ना कि वो स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है आपको इससे। तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि हो क्या, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। पॉकेट में मैं माजिदा के माइक रख देती हूँ पहले। चलिए ट्राई करते हैं हम। मुझे ज़रा कुछ सिखाएं ना माजिदा। सबसे पहले आप अपने हाथ क्लियर कर लें थोड़े से। ये हो गई तो सर्दी में बड़ा मुश्किल काम है। सर्दियों में इट्स टू मच डिफिकल्ट। चलेंगे तो अब करूँ, ट्राई करूँ? करें आप। बेसिक टेक्निक क्या है माजिदा इसकी? इसका मेरे से तो टेढ़ा ही हो रहा है। इसकी टेक्निक कोई नहीं होती, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो आपसे इतना बड़ा हो गया था, मेरे से तो बड़ा ही नहीं हो रहा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। खराब कर दूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी? नहीं, इट्स ओके। अच्छा, गीला गीला जब होता है तो वो बड़ा होता है, कैसे होगा ये? अब मुझे सिखाएं। ये देखिए मैंने इसे गीला किया। अच्छा। इसके बाद ये नीचे से प्रेशर देना है और दोनों उंगलियां बराबर में रख के इसको ऊपर लेके जाना है। अच्छा। और ये हिल गए, जिसकी वजह से जब ये टूट जाता है तो दिल भी टूट जाता है। दिल टूट जाए, लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है यकीन करें, दिल नहीं चाह, जैसे मैंने पूरा पता नहीं कुछ बन गया है। देखिए इसको रोके रोके, ये देखिए पीस ऑफ आर्ट, देखिए ये मैंने डिज़ाइन किया, कितना खूबसूरत। ये देखें, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये कुछ है, इसको आप क्रिएटिविटी आपके अंदर हो ना तो ये कुछ है। मेरे अंदर क्रिएटिविटी, तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ है। सॉरी, मैंने माजिदा आपकी क्ले ख़राब कर दी। इसको आप रीयूज़ तो कर सकेंगी ना? नहीं हो सकती। नहीं, रीयूज़ हो सकती है, मतलब इसका कुछ बनेगा नहीं। इसका कुछ बनेगा नहीं, लेकिन ये क्ले यूज़ हो सकती है। बहरहाल वो कहते हैं ना, जिसका काम है उसी को साझे। अब मैं ज़रा अपने हाथ साफ़ करूँगी और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ रंगों से जो है वो रंग बिखेर। अब ये बड़ा इसको टाइम चाहिए, कुछ करते हैं अभी इसका, लेकिन पहले ज़रा
साफ़ कर लूँ। दूसरी तरफ जो हम जा रहे हैं वो क्योंकि कहते हैं ना कि आर्ट जो है वो बियॉन्ड एवरीथिंग है, और एवरीथिंग का मतलब वाकई एवरीथिंग, क्योंकि कलर्स की अगर बात की जाए तो कलर से भी आर्ट हो रहा है, मौसीकी भी एक आर्ट है, मट्टी भी एक आर्ट है। रंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, तो वहीं पर कुछ ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल पर काम होता है। और उस ग्रे स्केल को अगर हम देखें तो बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जी ब्लैक एंड वाइट, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका आउटकम होता है। तो वकार से जानते हैं, क्योंकि अभी वो मुख्तलिफ मीडियम्स पे तो काम करते हैं लेकिन पेंसिल स्केचिंग कर रहे हैं। तो आज आप क्या दिखा रहे हैं वकार, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये आपने कैनवस पे क्या बनाया, ज़रा दिखाएं मुझे। आप इतनी देर से लगे हुए हैं और मैं शो कर रही हूँ। वाओ, ये तो मेरा ही स्केच है। वकार कब से बना रहे हैं आप ये? मैम ये तो मैंने अभी 2 घंटों में किया है इसको कंप्लीट। वाह, ज़बरदस्त। तो कितना टाइम लगता है ये? वाकई 2-3 घंटे में बन जाता है? जी, ये 2-3 घंटे में बन जाता है स्केच। लेकिन जितनी डिटेलिंग इसमें हुई हुई है, लगता नहीं कितना आसान होगा। कब से कर रहे हैं आप? मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको ये करते हुए? ये मेरे हाथ में क्ले 9 साल। इसको आप टर्न करके दिखाएं। 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ मैम। ओके, सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से सीखा है, एनसी से भी, नक्स से भी, और भी मुख्तलिफ जो है प्राइवेट हैं उधर से। तो शौक था आपको, या बस जो है आपने सोचा कि मेरा प्रोफेशन ही यही आगे जाके होगा, या सिर्फ शौक के लिए आप काम शौक करते? था। पहले स्टार्टिंग में मैं करता था काम, तो उसके बाद पैशन भी बन गया और साथ में आगे अब सही काम कर रहा हूँ इसी पे ही। अब स्टूडियो है मेरा अपना, वहाँ पे बच्चों को भी आगे ट्रेन कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली ईरान गया हुआ था, वहाँ पे प्रोजेक्ट करके आया हूँ। ठीक, वहाँ पे भी पोर्ट्रेट ही बनाया मैंने वॉल पे, जिस तरह अभी कराची में काम हो रहा है ना, इसी तरह मैं वहाँ पे वॉल पे काम करके आया हूँ। अच्छा वकार, हम समझते हैं कि अब इतने ज़्यादा डिज़ाइंड ऑलरेडी चीज़ें आ गई हैं, कंप्यूटर मीडियम आ गया, ग्राफिक्स आ गए हैं, कि अब पेंटिंग्स वगैरह भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर इस्तेमाल लोग करते हैं कि जनाब जी आप निकाल दें और ऑलरेडी जो बनी होती। हाथ से बनी हुई चीज़ की अभी भी उतनी ही अहमियत है और लोग पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं, जैसे आपने बताया स्टूडियो एग्जीबिशन वगैरह आप करते रहे हो। बिल्कुल खरीदते भी हैं, और किसी भी चीज़ में जिस तरह टेक्सटाइल हो गया या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसको बेसिकली ड्राइंग से ही वो करते हैं स्टार्ट। ड्राइंग बनाते हैं और उसके बाद दैन उसको कंप्यूटर पे या किसी चीज़ पे भी लेके जाके फिर उस पर इम्प्रूव करते हैं काम। सही, ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू करें। और आपने बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया। थैंक यू सो मच वकार कि आपने इतनी खूबसूरत जो है ना वो पिक्चर बनाई है, और लिटरली ये ग्रे स्केल पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट अब तक होगा। अच्छा, हम जो ट्रक की बात कर रहे थे, ट्रक आर्ट में, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ट्रक बन जाता है, उसमें कितनी कॉस्ट आती है अंदाज़न, क्योंकि देखने में इतना एक्सपेंसिव और इतना रिच लग रहा होता है। असल में जो ट्रक आर्ट पे जो पेंटिंग का काम है ना, वो 60,000 से लेकर 80,000, 1 लाख तक, 2 लाख तक भी खर्च करते हैं। लेकिन जो मुकम्मल ट्रक पे जो डेकोर का काम है, जिसमें प्लास्टिक वर्क है, टेप वर्क है, स्टील का काम है, और इस किस्म का जो मुकम्मल जो उसमें लोहे का काम होता है, लकड़ी की कार्विंग होती है, तो टोटल ट्रक पे जो है ना वो मतलब कि 6 से 7 लाख रुपया खर्च आता है। यानी कि ट्रक का चेसिस जो बॉडी जब मिलती है उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर रखा जाता है लोहे का, फिर लकड़ी का काम होता है, फिर ऊपर स्प्रे का काम होता है, प्लास्टिक का होता है। तो जिनके ट्रक्स होते हैं वो कुछ डिजाइन वगैरह भी बनाते हैं कि वैसा बना दो, ऐसा बना दो, शेर बना दो मेरे ट्रक में, बताते हैं वो ये कि जो ट्रक ओनर होते हैं या ट्रक ड्राइवर जो हैं वो अपनी डिमांड बताते हैं कि ट्रक की बैक पे हमें जो है ना एक परी होती है उड़ने वाला, यानी कि फ्लाइंग हाउस होता है, वो हमें बना दें, या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी या कोई अपने बेटे की तस्वीर बनवाते हैं, कोई पॉलिटिशियन की तस्वीर बनाते हैं, ये जो नेशनल हीरोज़ हैं हमारे उनकी पिक्चर बनवाते हैं, या फिर ये कि जो फेमस एक्ट्रेसेस हैं उनकी तस्वीर। तो यानी मनपसंद चीज़ें भी जो है वो बनवाते हैं और उनको आप बना भी देते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इतने क्रिएटिव हैं, और जब तक ये माशरा ज़िंदा है उसकी वजह यही है कि हमारे जो माशरे में क्रिएटिव लोग मौजूद हैं और अपनी क्रिएटिविटी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। खूबसूरत तरीन हमने आर्ट्स के मुजाहरे देखे, और जैसे हमने कहा था कि मौसीकी जो हम उसे नहीं छोड़ सकते, और आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तबला प्ले करते हैं। हम एक दफ़ा फिर सुनना चाहेंगे।
हम बात करेंगे नज़र बद पर। और नज़र बद, जैसे कि इस्लाम में कहा गया है कि नज़र बद वो शय है कि जब अगर किसी शख्स को या किसी अगर ऊँट की भी बात की जाए तो उसको किसी देख तक पहुँचाने में वो किरदार नज़र बद अदा कर सकती है। सही तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या अवामिल हो सकते हैं। और हर कोई आज मुब्तला होता है ना कि बात अक्सर यही की जाती है, ज़रा कुछ भी हो गया जी नज़र हो गई। नज़र होती किस तरह से, किन लोगों की हो सकती है, किन लोगों की नहीं हो सकती, और फिर नज़र उतारने के तरीके क्या है। बहुत सारे देसी तरीके हमारे पास, जी मिर्चें उतार दी, ग्लास में पानी फेंक दिया, अंडा सड़क पर रख दिया, ये सारे तरीके हैं। कितने वर्कआउट करते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो हमें दुआएं बताई गई हैं, अस्कार बताए गए हैं, वो क्या हम पढ़ सकते हैं कि नज़र बद से बच सकते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर नरीस फातिमा साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, अभी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तमाम मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। अबू अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रूहानी पेशवा हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नज़र बद हकीकत में है क्या और छुटकारा किस तरह पा सकते हैं। उसके अलावा कराची स्टूडियोज़ चलेंगे। कराची स्टूडियोज़ में हमें जुनैद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और गुफ्तगू में काफ़ी महारत रखते हैं। उसके अलावा डॉक्टर मोहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं और जो सोशल इशूज़ हैं और जो इंसानी मामलात हैं उन पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। कराची स्टूडियो से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अबू अब्दुल्ला साहब, एक तो जिस तरह कहते हैं ना नज़र बद हकीकी है, बहुत सारे लोग कहते हैं वहम भी है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया कि एक शख्स को उठा के जो है ज़मीन से अर्श पे ला सकती है नज़र बद, तो फिर वहम की तो कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए जी, बीइंग मुस्लिम मैं आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से कायल हूँ, मैं इनकारी नहीं कर सकता। अगर मैं दायरा इस्लाम में रहना चाहता हूँ तो जो हकीकत है नज़र बद है, और नज़र बद जादू से तेज़ बहादफ है। जादू तेज़ तरीन गिना जाता है, लेकिन जादू के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, और नज़र के लिए प्रोसेस नहीं, बस देखना है अच्छी नज़र है या मेहर वाली नज़र है या नज़र बद है। जब आप डालेंगे तो पूरा असर रखेगी। अच्छी निगाह रखेंगे तो बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह तासर भी अच्छे निकलेंगे। बुरी निगाह रखेंगे तो पक्की बात है कि नज़र लगेगी और नज़र अपना कमाल दिखाएगी। सही। अच्छा, आप नज़र बद की हकीकत क्या है? और क्योंकि इस्लाम ने बड़ा ज़ोर दिया है कि नज़र जो है वो हो सकती, माँ बाप की भी हो सकती है, तो इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, नज़र बद के बारे में? बहुत शुक्रिया रिमशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले तो ये कल्चर हमारी सोसाइटी में होना चाहिए कि नज़र बद, जैसा कि जो है वो साहब ने भी, हमारे भाई ने भी कहा, आपने उस प्रोमो के अंदर भी, आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब दीन इस्लाम में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कामिल व अकमल नबी और कामिल व अकमल दीन लेकर आए हैं, उन्होंने जब ये फरमा दिया कि नज़र हक है, तो उसके बाद मेरे और आपके पास, अगर हम मुस्लिम्स हैं तो फिर तो 110% हमें इसके ऊपर बिलीव करना है, और अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो भी वो लौट कर इसी तरफ आएंगे। आज अगर मेडिकल साइंस इस चीज़ तक अभी नहीं पहुंची तो आने वाले वक्तों में पहुंचेगी। आप देखें कि माइंडसेट साइकोलॉजिस्ट ये सब लोग इस चीज़ पर आए हैं कि जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, हर इंसान अपनी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स लेकर चलता है। इस पर मैं बात नहीं करूँगी, ये तो डॉक्टर मोहित साहब इस पर बात करेंगे। लेकिन जो एक बीइंग अ मुस्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने के मुतालिक हमें हुक्म दिया। बहुत मशहूर वाक़या हमें अहादीस मुक़द्दसा की रोशनी में मिलता है। हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक नदी में नहा रहे थे। एक सहाबी हज़रत अबू आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि कितना हसीन तुम्हारा जिस्म है। ये कहने की देर थी कि वो गश खाकर गिर पड़े, उन्हें शदीद बुखार ने आ लिया और सहाबाए कराम उनको उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिर को बुलाया और फरमाया, तूने ये क्यों ना कहा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही बात कि ये नज़र अपनी जो है वो एक हकीकत रखती है, और कदीम अदवार के अंदर वो लोग मौजूद थे कि जो बाकायदा लोगों को नेगेटिव वाइब्स के ज़रिए नज़र लगाते थे। और जैसा आप हदीस पाक का हवाला बयान कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर के बाद अगर सबसे तेज़ बहदफ कोई चीज़ है तो वो नज़र है। ये नज़र खड़े हुए इंसान को कब्र
कब्र में और खड़े हुए ऊंट को जो है वो हांडी में पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी हमें किसी चीज़ को देखें अच्छी नज़र से देखना चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए, लेकिन नज़र जैसे आप बात कर रही हैं कि भर कर देखना भी किसी को या टोक देना किसी को या माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इसके बगैर किसी को कहना, तारीफ़ करना जो है वो मना है, क्योंकि उससे नज़र लगती है। हदीस पाक में है कि कहना क्या चाहिए, बारकल्लाहु फी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी के ऊपर कोई खूबी देखें, कोई उसकी अच्छाई देखें, कोई उसकी क्वालिटी है तो आपको उसको बरकत की दुआ देनी चाहिए। फिर ये वजह है कि ये आप जो नज़र आपा से बात कर रही हैं जुनैद साहब, ये जो आपा कह रही हैं कि हम जिस तरह से अपने जो कलाम में माशाल्लाह का इस्तेमाल नहीं करते या जिन चीज़ों को पढ़ने के लिए कहा गया वो नहीं पढ़ते, तो नीयत का कितना दारो मदार है नज़र बद के ऊपर। यही चीज़ अगर आप माशाल्लाह के साथ कहते हैं तो यकीनन बिल्कुल इसका इम्पैक्ट बदल जाता है, और यही चीज़ अगर आप इसको कहते हैं भाई बड़े खूबसूरत लग रहे हो तुम तो आज, तो क्या इसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है जुनैद भाई? बिल्कुल ऐसा है। मैं इसका हवाला आपको एक वाक़े से भी दे देता हूँ, लेकिन इससे कबल मैं चाहता हूँ कि बात थोड़ी सी रुक के और ठहर के हो, ताकि वो तमाम लोग जो कि दलील की बुनियाद पे या अक्ल की बुनियाद पे या अक्ल के अटकल पिच्चू लड़ाकर जो है वो बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और एक तबका जैसा कि आपने कहा कि इंतहाई इस सोच पे पहुंचा हुआ है कि ये सब बेकार बातें हैं, फेक बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स की बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, बल्कि ये सारी वहम पर जो है मबनी बातें हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नज़र लगना हक है, नज़र लगना हक है, और अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नज़र बद होती। इसी तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में क़ज़ा और क़दर के बाद अक्सर अमवात नज़र बद की वजह से होंगी। इस जुमले पे आप गौर कर रही हैं, ये हदीस का मफहूम क्या बतला रहा है? यानी जो मौत के और तकदीर के फैसले हैं उनके बाद अगर कोई शय है मौत तक पहुंचाने वाली तो वो नजर बद है, यानी इतनी सख्त तरीन बात है। इसी तरह से सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नजर एक ऐसी शय है जो इंसान को कब्र में और ऊंट को देग में ले जाया करती है, हंडिया में ले जाया करती है। इसी तरह से एक मिसाल मैं आपको बताता हूं कि हजरत सुहेल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको उनके किसी साथी की नजर लग गई, यानी वो खड़े खड़े जो है बेहोश हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई अपने साथी को क्यों कत्ल करता है, फिर उसकी वजाहत की कि उस पर नजर क्यों लगाता है। फिर आपने ये फरमाया कि अगर तुम्हें तुम्हारे साथी की कोई चीज पसंद आए तो तुम उनके लिए बरकत की दुआ किया करो। बिल्कुल। देखिए बात पता है क्या है, सरकार अलैहिस्सलाम ने नजर बद के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये एक ऐसी शय है जो खड़े हुए आदमी को कब्र में पहुंचा दिया करती है और ऊंट को देग में पहुंचा दिया करती है। अरब में आपको पता है बहुत से लोग ऐसे थे जो इस मामले के लिए मशहूर थे कि वो बाकायदा शर्तिया चीज़ों पर नज़र लगाया करते थे और कहकर लगाया करते थे कि हम इस शय पर नज़र लगा रहे हैं और ये शय तबाह हो जाएगी। यानी आलम ये होता था कि कोई खूबसूरत सा ऊंट अगर चलता हुआ आता और वो ये दावा करते हैं कि हम इसको नज़र से गिरा देंगे, तो वो नज़र से गिरा दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि नज़र की एग्जिस्टेंस है। अब नज़र बद भी हुआ करती है और मीठी नज़र भी हुआ करती है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अगर बाकायदा आप पर जो है दुश्मनी के तहत या हसद के तहत नजर लगाना चाहता है तो वही नजर है, बल्कि नजर वो भी होती है जो लाशऊरी तौर पे भी लग जाया करती है, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से लग जाया करती है। माँ बाप की भी लग जाती है। वही बात है कि आपने किसी को देखा, अच्छा देखा, माँ बाप की मीठी नजर लग जाया करती है, तो मीठी नजर भी हुआ करती है। वो खुब्स से बातिन जो अंदर होता है उसकी वजह से जो है मैली नजर भी होती है, जहरीली नजर भी होती है। लेकिन अगर ये कहे कोई शख्स की नजर नहीं होती तो वो समझ लीजिए कि वो दुनिया में जिसके बारे में मेरे सरकार ने फरमाया उस बात की एग्जिस्टेंस मौजूद है। सही, बिल्कुल है। और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब ये भी होता है कि नजर बद यकीनी तौर पर है, हम सब कह रहे हैं इस बात को कि बिल्कुल भी डिनाइल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर नज़र ना भी हो तो बहुत सारे लोग इस पर वहम भी करते हैं कि जनाब ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे साथ सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट किस हद तक दुरुस्त है? और फिर जो बात आपा ने भी की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स वो भी आ जाती हैं, तो पता चल जाता है कि इंसान को नज़र हो गई है, इस शख्स की लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू जुनैद भाई ने बहुत अच्छा बात की, उस पर मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको जी। चूँकि हदीस में आ गया है तो ये हमारे लिए लाजिम है कि हम इस चीज़ को माने कि नज़र जो है उसका लगना हक है, तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में हर इंसान पर नज़र नहीं लगती। हर शख्स जो बीमार हो, जिसका कारोबार बंद हो, जिस बच्ची की शादी ना होती हो, जिसको कोई नुकसान हो, उस पर नज़र नहीं लगती।
होता यह है कि माशरे में जब एक चीज़ का अकीदा होता है आपको, तो आपके हर प्रॉब्लम के पीछे आप समझते हैं वही चीज़ कार फरमा है या नज़र लगने का, तो नज़र हर एक को नहीं लगती। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नज़र लगती कैसे, चूंकि मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जुनैद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि नज़र का लगना हक है। इसका मतलब है हक जो है वो ट्रूथ है, सच्चाई है, तो नज़र लगती है। तो नज़र लगती कैसे? इंसान की अंदरूनी जो कैफियत होती है, जो बातनी कैफियत होती है, जिसमें हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, लालच हो, हिर्स हो, या फिर मोहब्बत हो, प्यार हो, वो जब इंसान इजहार करता है उसका, तो इजहार दो तरीके से होता है। एक होता है आंखों से, एक होता है ज़बान से। कई दफ़ा ज़बान से आप जिक्र नहीं करते क्योंकि शख्स सामने दूर बैठा है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो आप उसे देखते हैं। साइंस ने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली और ये कन्फर्म है, इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। आपकी आंखों से मकनातीसी कुव्वत या रेज निकलती हैं। जो शमाबीनी वगैरह रूहानियत में लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आंखों की कुव्वत बढ़ाई जाए। तो जब आप किसी को देखते हैं उस वक्त आपके आंखों से निकलने वाली शुआएं जो उसके औरा पे, उसके जिस्म के गिर्द, वो एक जो रोशनी का हाला है उसको अटैक करती है, उसको पेनिट्रेट करके उस शख्स के अंदर जाती है। अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे नज़र लगी है। अगर कारोबार पे लगी है तो वो गलत फैसले करेगा शख्स, कारोबार बर्बाद होगा। अगर खूबसूरत है तो बदसूरत होना शुरू हो जाएगा, या जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि वो सूरत अच्छी नहीं रहेगी। अगर तो खुशहाल है शादी के अंदर तो शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नज़र साइंटिफिकली लगती है। फर्क इतना है हमारे अंदर कि हम हर एक को समझते नज़र लगी है। इंसान अपनी कोताही, अपनी कमजोरियां, अपनी खामियों को छुपा कर नज़र के ऊपर बात डाल देता है, खुद कोशिश नहीं करता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप जो बात हम कर रहे थे कि कैसे पता लग सकता है कि किन किन लोगों को नज़र लगती है, किसे नज़र लग गई है, पता चल सकता है या नहीं पता चलता है? बिल्कुल, बाज़ दफ़ा तो बहुत सॉरी क्लियरली पता चल जाता है कि एक फ़लाँ शख्स की नज़र लगी है। क्योंकि अगर वो आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में ही इससे लिया कि अगर वो आपकी तारीफ़ करे और उसके साथ आपको बरकत की दुआ ना दे, उसके साथ माशाल्लाह ना कहे, तो फिर उसकी टोक भी लग सकती है, जिसको हम नज़र भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप उसको मेडिकेशन में ले गए हैं, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किसी को बुखार है, बीमार हो गया है और किसी तरह से उसको आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप ज़रूर इन चीज़ों की तरफ सोचते हैं कि इसको कहीं नज़र तो नहीं लगी। ठीक। और नज़र उतारने के तरीकों के मुतालिक अब जरा एक कॉल ले लूं, फिर आप दोनों से यकीनन जानने की कोशिश करूंगी कि नज़र उतारने का तरीका क्या है। नज़र को तो हमने एस्टेब्लिश किया है। कॉलर्स हमारे साथ हैं। याया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या सवाल है आपका? आपको सलाम और तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और जुनैद भाई के लिए तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उस गैरत नाहिद की हरतान दीपक शोला सलवक जाए, आवाज तो देखो। इनकी जो आवाज में इनके जो जोश है माशाल्लाह, वो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब के लिए तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इतनी हकीकत पसंदी पे बात करते हैं कि इनकी बात इतनी बैलेंस होती है कि दुनिया और दीन के लिहाज से दोनों लेकर वो चलते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मैं इनको लाइक करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बड़े तवील से मैं सुनता रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए नजर बद की हकीकत अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वहम हो जाता है कि मुझे नजर लग जाती है, तो वो अपने बच्चों के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में वो इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा हादसा हो जाते हैं। मेरा डॉक्टर से जुनैद भाई सवाल ये कि हमारा मजहब इस बारे में क्या कहता है, किस चीज को हम पुटअप करेंगे नजर बद के अंदर, किस चीज को हम पुटअप करेंगे वहम में और अपनी गलतियों पे? सही। तो यानी हमारी गलतियां वहम और बदगुमानी में कैटेगोरिकली डिसाइड कैसे कर सकते हैं, पता कैसे करते हैं? आप लोगों से जवाब लूंगी, लेकिन मैं पहले जरा अब्दुल्ला साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। जी शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, ये जो बात हम बारहा करते हैं कि नजर हो गई है, मुझे नजर लग गई है, क्या अपने तौर से प्रोटेक्ट किया जा सकता है खुद को कि नजर मुझे ना लगे? अब दूसरे को तो मैं नहीं कह सकती कि जबरदस्ती तो माशाल्लाह बोलो, नहीं, आदत हमारी यहाँ ट्रेंड भी नहीं रहा जी है। ऐसे है, अगर आप दीन की तरफ रागब हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, कलमे का विर्द करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, या मखसूस जो हदीस में या कुरान में चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको नजर बद नहीं लग सकती। लेकिन नजरें बद लगाने वाला तो काम कर रहा है, नजर लगती क्यों है? ज्यादातर मैंने देखा है नजर लगती है रियाकारी की वजह से, आपके दिखलावे की वजह से। सही। जो आप दिखलावा करते हैं ज़्यादातर उसकी वजह से नज़र लगती है, या वालिदैन की भी नज़र लगती है। इसके अलावा अलामात के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना कि इलामात क्या है, इलामात अगर देखेंगे तो पता चल जाता है कि नज़र बद क्यों हुई है, किस वजह से। ज़्यादातर मैंने देखा ये रियाकारी की वजह से होता है। बच्चा है एक छोटा सा,
उसके वालिदैन देख रहे हैं, उसको खुश हो रहे हैं कि हाँ खेल रहा है, अचानक से वो गिर जाता है। अब उसकी नज़र का कमाल है, नज़र लग गई है। आपने नई गाड़ी ली है, कोई सदका खैरात नहीं दिया, आप मतलब अचानक तरक्की कर गए हैं, तो ये सिस्टम हो जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा कौन लोग आते हैं आपके पास के, किस तरह के लोगों को नजर लगते हैं? बच्चे हैं, बड़े हैं, खवातीन हैं? खवातीन को ज़रा वैसी ऑब्सेशन होता है ना, मुझे तो आज नजर लगे। डॉक्टर साहब ने जिस तरह सब फरमाया, डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाया कि ये नजर बद का जो कंसेप्ट है 5 बंदों को लगती है और 100 बंदा वैसे कह रहे होते हैं कि मुझे नजर बद लग गई है। ठीक है। ज्यादातर वहम का शिकार होते हैं। नजर लगती है इसमें शक नहीं, लेकिन ज्यादा 90% तक लोग हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो वहम का शिकार हो जाता है कि मेरे घर को नजर लग गई, मेरे बच्चे को नजर लग गई, मेरी गाड़ी को नजर लग गई, मेरे बिजनेस को नजर लग गई, मेरा ये हो गया वो। एक्चुअली इतना होता नहीं जितना अब हम फैलाया जा चुका है। ठीक है, 2 कॉलर्स और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालदा, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये पूछना था कि मैंने यहाँ पे ना रेडी लगाई हुई है, तो लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं आप बहुत हिम्मत वाली हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मुझे बस कभी कभी मेरा काम चलता है, कभी नहीं चलता, तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मुझे नजर तो नहीं लग जाती। ठीक है, किस चीज़ की रेडी लगाई है आपने खालदा? फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। मेरा खाना बहुत हुआ है तो मैंने रेडी लगाई, लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं और तारीफ करते हैं, कहते हैं आप बहुत हिम्मत वाली हैं, हम आपको देख के हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो खालदा, बात यह है कि आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है कि आपने स्टेप लिया और अल्लाह ताला आपको और इस्तकामत दे। इसमें आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। मोहम्मद अकबर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकबर। वालेकुम सलाम जी अकबर साहब, क्या सवाल है आपका? सर, अबू अब्दुल्ला से मैंने बात करनी है। जी जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। सुन रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अबू अब्दुल्ला साहब, ये मेरी वालदा है अनवर बीबी, उनका नाम है जी। वो तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले की मैं सुनता आ रहा हूँ कि वो बीमार रहती हैं। कोई जिन्नात वगैरह या ऐसे कोई इस तरह का कोई असरात काफी जगह से वो। आप अपनी वालदा का नाम और उनकी वालदा का नाम बताएंगे मुझे जरा? मेरी वालदा का नाम है अनवर बीबी और उनकी वालदा का नाम है मेराज बीबी। हुजूरे वाला आज मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब जितने भी मेहमान हैं उनसे माजरत कर लेता हूं, तो आपको बता देता हूं। आपकी जो वालदा है उनके स्प्लीन का मसला है। आपकी वालदा को कोई भी जिन्नात का मामला नहीं है। उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, कनपटियों पे वज़न आता है उनके, और आंखें बोझल हो जाती हैं, उनका बीपी लो होता है। आपकी वालदा को जिन्नात का कोई भी मामला नहीं है। डॉक्टर मोइज साहब मेरे सीनियर, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये पेशेंट उनका है, ये पेशेंट डॉक्टर साहब का है। आप कोशिश कीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। इनको रूहानी मसला नहीं है, इनको जिस्मानी मसला है, इनकी स्प्लीन का मसला है, प्रॉपर इलाज। अच्छा अब जरा कराची स्टूडियो चलते हैं, क्योंकि कई सवालात भी हैं, जवाबात भी लेने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो ये आया कि जनाब वही वहम बदगुमानी सिर्फ है, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? डॉक्टर मोइज। जी डॉक्टर साहब। जी मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी देर। पहला सवाल आया था डॉक्टर साहब के वहम और बदगुमानी है और नजर बद, उन्होंने कहा डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कैटेगोरिकली? इसके लिए शर्त ये है कि आप 2 तरीके से इलाज करा। एक रूहानी इलाज होना चाहिए आलिम दीन से या वो शख्स जो जानता हो रूहानी इलाज करना, और दूसरा किसी डॉक्टर से या साइकाइट्रिस्ट से। होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर असरात भी है, प्रॉब्लम भी है, जिन्नात है, ये है वो जादू कुछ भी है, वो पता है असर किस पे करती है? आपके आसाब पे करती है। और जब आसाब पे करती है तो आसाब की वजह से आप बीमार भी होते हैं, गलत फैसले भी करते हैं, और जो भी होता है वो आसाब की। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ना, वही उसको कंट्रोल करता है। तो अब दोनों इलाज बहुत जरूरी है। रूहानी स्कॉलर हो, वो देखे और वो जो भी उसका इलाज है वो करे। अगर वो नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास, या डॉक्टर के पास इलाज करे, नहीं होता तो रूहानी स्कॉलर के पास करिए। 2 इलाज आज के दौर में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमें नहीं पता कि एक्चुअली ये वहम है या हकीकत है। इसकी वजह क्या है? मीडिया पे आप इतनी चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया पे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो गया, ये तमाम चीज आप देखते हैं तो आपके नए नजरियात बनते हैं, बिल्कुल आपकी नई आइडियोलॉजी बनती है। जब वो नए नजरियात बनते हैं तो आप कंफ्यूज हो गए। जैसे कोई दौर था जब ये चीजें नहीं थी, तो इंसान को एतकाद का एक ऐसा आलम था कि वो आग पे चल सकता था, वो दरिया में कूद सकता था, इस यकीन का वो आलम था। अब वो यकीन का आलम जो है वो डगमग हो चुका है। तो जरूरी है कि 2 जगह से इलाज कराए और उसके बाद ये फैसला करे कि आया ये कोई ऊपर का मामला है नजर का या फिर बीमारी है।
ठीक। अच्छा, यकीन कामिल कितना ज़रूरी है नज़र बद के तोड़ के लिए, एक तो इस पर भी बात करेंगे, दो कॉलर्स के जो जवाबात रह गए हम वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि नज़र बद से बचा किस तरह जा सकता है और नज़र बद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका तोड़ क्या है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। बात हम आज कर रहे हैं नज़र बद के ऊपर, और नज़र बद यकीनन बरहक है, नज़र हुआ करती है। हमने कोशिश ये की जानने की कि नज़र है क्या, किस तरह से होती है। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि ये जानें कि नज़र का इलाज क्या है, नज़र से बच किस तरह सकते हैं और किन अलामात को देखते हुए हम ये जान सकते हैं कि इन्हें नज़र हुई है। जुनैद साहब की तरफ बढ़ूंगी। पहले जुनैद साहब, आप एक तो खातून ने भी सवाल किया था, पूछना चाहती थी वो रेडी लगाती हैं, यकीनन एक खातून का रेडी लगाना लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ना चाहते हुए जैसे आप बात करती हैं लोगों की नज़र लग जाती है। कह रही हैं कभी तो सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, इस तरीके से नज़र हुआ करती है जुनैद साहब? बिल्कुल होती है, इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात की और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। ये एक आम आदमी पनाह नहीं मांग रहा, ये सरकार अलैहिस्सलाम पनाह मांगते थे, और इसलिए मांगते थे कि उम्मत को ये तालीम दी जाए कि वो जिन्नात से और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगे। देखिए एक बात जरा समझने की कोशिश करें, हमारे यहाँ अभी वहम पे बात हो रही थी ना, मैं जरा से इस मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये वहम बुनियादी तौर पे कभी कभी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे यहाँ दो नंबर जो मतलब आमिलीन है ना, जिनकी दुकानदारियां हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं, पैसा समेटते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपकी नफ्स चेक किए बगैर आपके ऊपर जिन्नात बता देंगे, आपके ऊपर जादू बता देंगे, आपके ऊपर सिफली बता देंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना आपको नफ्सियाती मरीज कर देंगे कि आप कहेंगे बस जी मेरे जो हाजत रवा है वो यही है और इन्हीं से मेरा मसला हल होगा। नॉर्मल केसेस के अंदर होता क्या है, नजर बद हुआ करती है, और नजर बद के लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही खूबसूरत तालीम फरमा दी कि फलक और नास पढ़ा करो। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम्हें ज़ेब ज़ीनत करने के बाद ये खदशा हो कि तुम्हें नजर बद लगेगी, तो फलक और नास दम कर कर अपने ऊपर घर से निकला करो। तो ये तो एक बुनियादी बात आ गई कि 11 आयात हैं साहब, हम 11 आयात नहीं पढ़ते, हम हजारों लाखों रुपया जो है लोगों के पास जाके, जाली लोगों के पास जाके खर्च किया करते हैं। अब एक जुमला मैं आपको और कहता हूं, देखें एक शख्स आपके पास आया, आकर आपको नजर बद लगा के चला गया, आपकी गाड़ी देखी, आपका बंगला देखा, आपका फ्लैट देखा, आपका बेहतरीन मोबाइल देखा, आपकी फैमिली देखी, हंसता बस्ता घर देखा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने 11 बेटों को हुक्मरान मिस्र के पास भेजा था, तो आपने तलकीन करके भेजा था कि एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तादाद देखने के बाद तुम्हें जो है नजर बद लग जाए। गौर करिए जरा जुमले पे। हमारा मसला क्या है, आज हम एक नया फोन लेते हैं, हम फौरन फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस ऑन करते हैं, मैंने नया मोबाइल लिया है, लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल लिया है। हम बेहतरीन सी बाइक लेते हैं, फौरन उसकी तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं कि मैंने नई बाइक ली है। हम बेहतरीन सी गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी के साथ खड़े होकर जो है सेल्फी खींचते हैं और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि मैंने नई गाड़ी ली है। एक फ्लैट लेते हैं, बंगला लेते हैं, उसके अंदर पूरी उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका एक एक कोना दिखाते हैं कि जी इसका जो मैं क्रॉकरी है वो मैंने यहां से इंपोर्ट किया है, इसका फर्नीचर मैंने यहां से इंपोर्ट किया है, कर्टन्स यहां से आए हैं और काम मैंने यहां से कराया और पता ये चला सारा, और बेहतरीन से बाथरूम जो है लोगों को बताते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, अब तो बच्चा पैदा होने पे लोग अपने बच्चे को जो है हॉस्पिटल से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें अपलोड किया करते हैं। आप कुछ भी करते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं अपनी तस्वीर को। तो मुझे एक बात बताइए, क्या उसके बाद आप ये समझे कि आपको नजर बद न लगे? बिल्कुल, बात वही आ गई ना जुनैद भाई के रियाकारी और नमूदो नुमाइश में इतना फंस गए हैं। हमें महफूज, हमें देखें एक जुमला हमें अपने आप को महफूज रखना चाहिए इस बात से कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको इस तरह से एक्सपोज ना करें। एक तो नजर बद लगने का खदशा, दूसरा आप उस तबके में एहसास महरूमी पैदा करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता। दुरुस्त। और फिर नजर अपने से आगाज करें ना, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं पहले उन्हें तो करें, दूसरे की नजर कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। दो कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या सवाल है आपका? जी मैंने बात करनी है, मेरी छोटी सिस्टर, मैं आपको बताऊंगी मेरी, हाँ जी, मैंने ये पूछा था कि मेरी छोटी सिस्टर को नजर बद नहीं हुई है, हमारे घर में
इतने असरात है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में इतनी नजर बद है, उसकी वजह से मेरी मामा की डेथ हो गई है, मेरे पापा की डेथ हो गई। अब मेरी, हाँ जी, मेरी छोटी सिस्टर जो इतनी प्यारी एजुकेटेड थी, वो, हाँ जी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यकीनन लेते हैं। समीना एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, क्या सवाल करना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने सवाल किया था कि मेरा बेटा है तो उसने ना वेल्डिंग का कोर्स किया, आर्गन वेल्डिंग का। ठीक। तो हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करें और सवाल पूछें समीना, हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ जी, तो वो मैंने पूछा था कि वो मेरे बेटे ने ना कोर्स किया है आर्गन वेल्डिंग का, तो वो मैंने उसका हल को पूछना था कि वो जिधर भी कहीं पे अप्लाई करते हैं ना तो सीवी, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका टेस्ट ठीक है, हम बुला लेंगे 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। सही। तकरीबन 2 साल हो गए ऐसे ही। ठीक है, जिधर भी जाते, तो ये पूछना था इसका हमने क्या मसला है, क्या हल हो सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ। शायजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शायजा, सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब्दुल्ला मुश्ताक अहमद मेरे वालिद का है, वो बहुत बीमार है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन्नात वगैरह का असर है या फिर कोई बीमारी है जो उनको पहले थी? ठीक है, बीमारी का तो सबसे पहले डॉक्टर से इलाज कराना, पहले फाइंड आउट तो करें कि बीमारी है, तशखीस तो करें, उसकी कोशिश तो करें कि डॉक्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएगा कि बीमारी है कि नहीं है। बहरहाल एक आयशा के कॉलर ने बड़े कर्ब हुआ उनकी गुफ्तगू सुन के, किन मसलों में बेचारी घिरी हुई है, क्या मसला है? शदीद तकलीफ हुई जिस बाबू ने कहा कि मेरे पापा, मेरी मामा और मेरी बहन जो है ना इस दुनिया से। बेटे, नज़र से इतना काम होता है लेकिन ये परफेक्ट नहीं पुत्र हम कह सकते कि तीनों अशखास, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपकी बहना जो है नजर बद का शिकार हो, और भी मामला रूहानी हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे। बहरहाल बेटे, आप कोशिश करें किसी अच्छी मुआलिज को दिखाएं, अपनी तशखीस करवाएं, अलामत का पता चल सके। मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। अगर तो सोते हुए उन पर दबाव पड़ता है या आप पे या कभी आपके वालिदैन ने या बहन ने कहा हो, तो फिर पक्की बात है कोई अरवाह का मामला है, कोई जिन्नात का मामला है, आसेब का मामला है। अगर वो सोते उनको ऐसा लगे कि झटका लगता है, उनको फील हो कि मैं चारपाई से, बेड से नीचे गिर रहा हूँ या बुलंदी से गहराई की तरफ गिर रहा हूँ, तो अल्लाह तनबी कर रहा है कि उन पे कोई अमलियात का मामला है, कोई जादू का मामला है। किसी अच्छे मुशाइख से, किसी अच्छे आलम से आप रब्ता करें बेटे, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आप तशखीस होगी तो पता चलेगा कि मामला क्या है। ऐसे अगर आप कहेंगे कि जादू है, ये नज़र बद है, तो पुत्र मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। तभी मौत भी हो सकती है या अल्लाह के मामला भी हो सकते हैं। बहरहाल आप तशखीस करवाएंगे तो पुत्र आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। अच्छा आपा, नजर बद यकीनन बरहक है, यकीनी है, अब रेमेडीज क्या है, किस तरह हम खुद को बचा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का विर्द रखें ख़वातीन और बड़े? बात की थी कि हम दूसरों को तो कंपेल नहीं कर सकते कि वो बुरी नज़र से ना देखें या वो ज़रूरी माशाल्लाह या बरकत की दुआ दें, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस्लाम दीन मुकम्मल है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर चीज़ के लिए मेडिकल साइंस के पास नजर बद का इलाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के पास मुकम्मल इलाज है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपको दम किया करते थे। सैयदना हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम जो आपके फरमाते थे कि ये जन्नत के फूल हैं, जब वो बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दम किया करते थे। मैं वो दुआएं कुछ 2-3 जो है वो बताना चाह रही हूँ। एक तो जुनैद भाई ने मुआवज़तैन के बारे में बताया, दूसरा नादे अली अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, आयात इस्तिआज़ा, आयात इस्तिआज़ा में आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी जिसको तावुज़ कहते हैं, वो भी सुबह 11 दफ़ा पढ़ लें, शाम 11 दफ़ा पढ़ लें, तब भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। दूसरी जो हदीस में दुआ आई है वो है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अगर 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने पढ़ी है, हाथों पे दम किया है, पूरे जिस्म पे फेरें, आपको दुनिया की कोई जो शर वाली चीज़ है वो नुकसान पहुँचा नहीं सकती। फिर आयतुल कुर्सी के बारे में हदीस में आया है कि 3 दफ़ा जो इसको सुबह के वक्त पढ़ लेता है, पूरा दिन और उस रात में अल्लाह ताला मौत के सिवा में रखता है, अपने हिसार में रखता है, मौत के सिवा कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर ये देखिए तीसरा कलमा, हमारे बुजुर्गान दीन बहुत ज़्यादा जादू के लिए, जिन्नात के लिए, जो गैर मरई चीज़ें हैं उनसे बचाव के लिए कहते हैं रोज़ाना सुबह जब आप जागें, चौथा कलमा अगर आप अपने बेड के ऊपर ही पढ़ें। ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन को कहूँगी क्योंकि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप दम सीखें, और जिन बच्चों
बच्चों को नज़र लगती है उनको दम करें। आपके पास एक बच्ची आई, उसकी रंगत पिलाहट माइल थी, आपने फरमाया इसको नज़र लगी, इसको दम करें। तो ख़ास तौर पर जो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं वो अपना मामूल बनाएं कि वो रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ बावुज़ू होकर इन कलिमात से करें, पानी पे पढ़ के दम करें, अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कभी भी उनको कोई बुरी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिर में एक बात रिमशा, ये दुआए काब अहबार है, यहाँ तो अगर कैमरा इसको फोकस कर सके तो दैट्स गुड, अदरवाइज इंटरनेट से यूट्यूब से ये आपको मिल जाएगी। हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जादू, नज़र, टोना, हसद, आसेब, किसी भी किस्म के लिए ये दुआ इक्सीर है। अगर ये दुआ मुझे याद ना होती तो यहूदी अपने जादू के ज़रिए मुझे गधा बना देते। 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब अपने मामूल में रखें। आसान सी चीज़ें अगर हम उन्हें बेसिकली अपनी रूटीन में शामिल कर लें, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और ये दुआएं पढ़ें, तो यकीनन आप बहुत सारी चीज़ें, आप दूसरे को छोड़ दें, आप अपना अमल दुरुस्त करने की कोशिश करें। वो ऊपर वाली ज़ात बैठी है अल्लाह ताला, वो सबसे बढ़तर है। ये जादू, टोना, नज़र, उस सबसे बढ़तर वो है, वो आपको इन तमाम चीज़ों से निकालेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर मोइस, ये जो बातें हम करते हैं कि नज़र उतार ली, एक तो मार्केटों में हम जाते हैं, नज़र वट्टू मिलते हैं, यहाँ पे काजल लगा दिया, यहाँ काला टीका लगा दिया, तावीज़ पहन लिया, फिर मिर्चें जो है वो हम घुमाते हैं और उनको चूल्हे में जला देते हैं, पानी से नज़र उतारी जाती है, पानी उतार कर दहलीज पे फेंक दिया, बारहा तरीके हैं, प्याज के छिलके, लहसुन, उसके अलावा अंडा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या वर्कआउट करती हैं, दुरुस्त है? अच्छा, ये वर्कआउट करती है क्योंकि इनके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जब आप पानी को ऊपर से किसी के सर पे से घुमाते हैं या जिस्म के करीब घुमाते हैं तो वो पानी असर ले लेता है उस नेगेटिव वाइब्रेशन का, पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के ऊपर बड़ी तहकीक हुई है कि पानी जो है आपके जज्बात को भी महसूस करता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नींबू जो है वो बेसिकली खट्टा होता है, तो वो काट करता है, तो वो आपका ऑरा जो है वो क्लीन होता है। ऑरा या तो नींबू लगाएं या नींबू ऊपर से घुमाएं। अच्छा, मैं 2 बातें करना चाहूँगा। एक, वो बच्ची का फ़ोन आया था जिसकी वालिदा, वालिद और बहन का इंतकाल हुआ था। उससे कहें उसके फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो किसी बहुत ही माहिर डॉक्टर को दिखाए, जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको, जिसकी वजह से हम बात हुई है। दूसरा, खातून ने कहा था मेरे बेटे ने वेल्डिंग का कोर्स किया है, उस खातून से कहें हर महीने नंबर 7 का जो दिन होता है, यानी 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, वो अप्लाई करेगा, उसको जॉब मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जुनैद साहब, ये जो सदका है हम बहुत सारे रंगों से मंसूब करते हैं, बहुत सारे दिनों से, तारीख़ों से मंसूब करते हैं, दुरुस्त है या आप रैंडमली भी दे सकते हैं और वो नज़र का इलाज भी एक तरीके से हो सकता है सदक़े के थ्रू? देखिए, बात यह है कि जब इंसान सुबह उठता है ना तो उसके जिस्म के 365 जोड़ जो हैं उन पर सदका वाजिब होता है। और अफजल तरीन सदका जो हदीस में आता है वो भूखों को खाना खिलाना है। मैं तो आपसे एक बात कहूँ, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, मैं गुजारिश करूँगा क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोज़ एक भूखे को खाना खिला दिया करें। इसमें क्या जाता है, मुझे बताइए ना, इसमें क्या जाता है? लेकिन आपको नहीं पता हो तो जो अनफोर्सीन किस्म की बलाएं होती हैं ना, कि कहीं अगले चौक के ऊपर एक्सीडेंट आपका इंतजार कर रहा होता है, कहीं अगली मंजिल के ऊपर कोई बीमारी आपका इंतजार कर रही होती है, कहीं अगले रास्ते के ऊपर जो है आपका बच्चा कहीं गिरने वाला होता है, या कहीं अगली डील के अंदर आपको कोई कारोबारी नुकसान होने वाला होता है। जब आप अल्लाह से तिजारत शुरू कर देते हैं, सदकात और खैरात को बढ़ा दिया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आने वाली तमाम मुसीबतों को आपके ऊपर से टाल दिया करता है। देखिए, एक बात जहन में रखें, इस पूरे मौजू में जो एक बात जो बहुत अहम है वो लोगों तक जानी चाहिए। कोई भी काम अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं होता। याद रखिएगा, अल्लाह चाहे तो आपको नुकसान पहुंचे, अल्लाह ना चाहे तो आपको नुकसान ना पहुंचे। डॉक्टर मोइस साहब मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं और जाहिर है इनकी मौजूदगी में कलाम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ इन्हीं से तवस्सुत से कि हमें एक्चुअली उलझा दिया गया है साहब। बहुत आसान चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते। क्या ही अच्छा हो कि वालिदैन खुद अपने ऊपर भी दम किया करें और अपने बच्चों को भी दम किया करें, इसमें क्या मज़ाक है मुझे बताइए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे जो थे वो उनको नजर बद बहुत ज़्यादा लग जाया करती थी, बहुत ज़्यादा लगती थी। एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम उनके पास गए तो देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नजर आ रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या इनको खाने को नहीं मिलता? हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ मौजूद थी। सरकार अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात नहीं है, बल्कि इनको नजर बद बहुत ज़्यादा लग जाया करती है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको दम किया करो,
इनको दम किया करो। और जैसा कि मेरी बहन ने हवाला दिया कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, सरकार अलैहिस्सलाम बीमार थे, ये भी उम्मत को बतलाने के लिए साहब, मैं तो ये समझता हूं कि ये भी उम्मत को बतलाने के लिए है। कि रिवायतों में आता है कि उनको नजर बद लगी, लेकिन बात यह कि जिनकी नजर पूरी कायनात पर है उनको क्या नजर बद लगेगी। लेकिन वही बात है कि उम्मत को दिखाने के लिए बात है कि जो दुआ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई, उसमें एक दुआ यह थी कि नजर बद से अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए। तो बात यह है कि हम अपनी जिंदगियों में देखिए, एक और बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, आज चले ये बात हो ही जाए, और मैं इस पर बड़ा कुर्ता भी हूं। देखिए ये जो शैतानी कुव्वतें ये असर किस वक्त करती हैं, याद रखिएगा कि गंदगी के साथ जाके मिला करती है। गंदगी जो है वो सफाई सुथराई या तहारत के साथ जो टकराती है, गंदगी के साथ जाके मिलती है। आप मोस्टली बच्चों को देखिएगा, घरों में देखिएगा, हमारे यहाँ वुजू का तरीका लोगों को नहीं पता। हम लोग गुस्ल नहीं किया करते, गुस्ल का तरीका हमारे यहाँ नहीं पता। हम सुबह उठते हैं, जाते हैं, एकदम शावर के नीचे खड़े होते हैं, नहा धो के निकल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चों को ये बताना शुरू कर दें कि बेटा शावर लेने तो जाते हो, 1 मिनट ज्यादा लगा दो, गुस्ल कर लो प्रॉपर। जब आप गुस्ल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि डॉक्टर साहब एक औरा की बात करते हैं, आपका औरा रोशन हो जाया करता है जिस्म का। आप जो है फिर वो रूहानी डोमेन के अंदर आ जाया करते हैं। बात वही कि बहुत छोटी-छोटी बेसिक चीजें हैं। फलकनास तो मौजूद है, फलकनास से बेहतरीन दीवार कोई नहीं है, फलकनास से बेहतरीन कोई हथियार नहीं है। आपको हर चीज बता दी गई है, बस जरा मेहनत भी नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से क्या मेहनत लगेगी? आप वो जैसे जुनैद भाई खुद ही कहते हैं 11 आयत पढ़ लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, आपने दम कर लिया, अपना हिसार बांध लिया, अपने बच्चों का हिसार बांध दिया, सफाई निस्फ़े ईमान है, आधा ईमान तो आपका वैसे ही मुकम्मल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली मोहित साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, फिर मुझे अब्दुल्ला साहब की तरफ भी बढ़ना है कि ये जो नजर बद है, क्या लोगों की नफ्सियात पर भी असर करती है जाकर, या हम बहुत दफ़ा ये भी सोच रहे होते हैं कि जो नज़र हो गई इसी वजह से ये काम नहीं हो रहा, नज़र हो गई मुझे जॉब नहीं मिल रही, नज़र हो गया मुझे ऐसा नहीं हो रहा, क्या ये हमारे जो मेंटल स्टेट है उसको भी मुतासर करती है डॉक्टर साहब? देखें, आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, इंसानी न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है। आपका जिस्म जो है उसका पूरा निज़ाम आपके आसाब कंट्रोल करते हैं, और आपका आसाब जो है उसका कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के पास। आपके ब्रेन में मुख्तलिफ सोचे ख्यालात का ताना बाना लगा रहता है। इंसान एक लम्हे के लिए सोचे कि यार मैं नुकसान हुआ मुझे, यकीनन किसी ने बंदिश की या नजर लगाई है। अब क्या होगा, जैसी ये सोच आएगी उसके जहन के अंदर, ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो केमिकल आपको क्या करेगा, डिप्रेस्ड कर देगा। जब आप डिप्रेस्ड हो गए, अफसुर्दगी में आ गए, उदासी आ गई, अब आपको काम करने का जी नहीं चाहेगा, आप में हौसला खत्म हो जाएगा। तो याद रखें, असल जो हकीकत है इंसानी जिंदगी की वो सोच है। सोच इंसान को कामयाब और नाकाम करती है, सोच इंसान के लिए हकीकत को तख्लीक करती है। तो अगर एक शख्स को नजरबद है या ना है, मगर उसने सोच लिया तो उसकी नफ्सियाती तौर पे कमजोर होता है। ना मोहित साहब, सोच और जो दुआ है वो इंसान की तकदीर और जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है, बदल सकती है। जैसे जान का सदका जान होता है, माल का सदका माल होता है, क्या ऐसा है? तो पर्सनालिटी का सदका कैसे दें? अपनी शख्सियत इस्लाम की बात करें तो मीठी बात भी सदका है, मुस्कुरा के देखना भी सदका है। सुबह उठे आप सबको मुस्कुरा के देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने सदका अदा कर दिया। तो रास्ते से खारदार झाड़ी का हटाना, पत्थर का हटाना, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, ये सदका है। तो आप क्यों नहीं, जब आप सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, रोजाना हमारे हाथ में 5-7 घंटे मोबाइल होता है, अच्छी बात शेयर कर देते लेकिन ऑथेंटिक। हम कुरान की आयात का तर्जुमे भी गलत सेंड कर रहे होते हैं। तो जहाँ जैसे बात कर रहे थे हमारे भाई कि माल खर्च करना बहुत मुश्किल है, और कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम किस नेकी की बात करते हो जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो माल फितना है, माल खर्च करें, अपनी बलाओं को टालें, अपने घरों को सेफ बनाएं, अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। बिल्कुल। जुनैद भाई और डॉक्टर मोइज़, आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे नजरबद से बचने के लिए और लोगों की जिंदगी में अपनी बेहतरी लाने के लिए? जी पहले जुनैद भाई। नहीं, उस्ताद मोहतरम पहले। अच्छा, नजरे बद से बचा नहीं जा सकता, जिस तरह गर्मियों में शदीद गर्मी से नहीं बचा सकते, सर्दियों में सख्त सर्दी से नहीं बचाया जा सकता अपने आप को। तो याद रखें, ये एक चीज़ें होगी। करना क्या है? पहली तो चीज़ है कि इंसान अपने आसाब को मजबूत करे। मैं असल में आपको साइंटिफिक वे बता रहा हूँ, रिलीजियस डेफिनेटली मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, रात को मैं तस्बीहात पढ़ के सोता हूँ, मगर अपने आसाब को मजबूत करे। दूसरा, किसी का हक ना मारे। तीसरा, किसी मजलूम को, बेबस को आप देखें तो कोशिश करें जो हो सके आप उसकी मदद करें। उससे आपके अंदर इतनी बरकतें पैदा होती है, इतनी रूहानी कुव्वत पैदा होती है कि आप इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक जी जुनैद भाई। देखें जी, नजर बद जो है ना, वो ऐसा न नजर आने वाला तीर है जो कहां से आया, किसकी तरफ से आया
आपको कभी पता नहीं चलेगा। मैंने इब्तिदा में एक बात कही कि नजरें बद भी हुआ करती है और मीठी नजर भी हुआ करती है। मामला क्या है कि अपने दरवाजों को मजबूत रखें साहब, उसकी चाबियां आपके पास होनी चाहिए। जब दरवाजे खुले होते हैं ना तो कोई भी उसमें दाखिल हो जाता है, लेकिन जब दरवाजों पे आप बाकायदा चेक रखते हैं, चाबी आपके पास हो, दरवाजे आप फलक और नास, मैं बार बार फलक और नास इसलिए कहता हूं, बिला वजह के धंधे लोगों ने खोले हुए साहब। सीधी सीधी बात है, जो मेरे सरकार ने फरमाई उस पर अमल शुरू कर दे, इससे बेहतर कोई बात नहीं है कि फलक और नास को अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में शामिल कर लें, तहारत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। याद रखिए कि जब आपकी जिंदगी में तहारत शामिल हो जाएगी तो फिर गंदगी आपके करीब नहीं आएगी। और आखिरी बात, शो ऑफ करना छोड़ दें। ये जो हमने सोशल मीडिया के जरिए से एक धंधा बना लिया है ना कि जो अच्छी खबर आती है अपने लिए उसको उठा के हम पेश कर दिया करते हैं, ऐसा ना करें, ना करें ऐसा। उसकी वजह से लोगों की नजरें आपको लगा करती हैं। हाय, ये जो हाय है ना, हाय, ये जो दिल से हाय निकलती है, ये बर्बाद करते लगी है। यानी यूं समझ लीजिए कि जो हाय निकलती है ये आपकी नेमतों को बाय बाय कर दिया करती है, आपकी सेहत को बाय बाय कर दिया करती है। बिल्कुल। तो नजरें बद चीजों को जो है वो इससे बचाव करें। बड़ी आसान चीजें हैं, बड़ी आसान चीजें जो तमाम ही हमारे पैनलिस्ट ने बताई हैं, और कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। बहुत मुश्किल चीजें, बहुत बुरी चीजें नजरें बद, लेकिन इसका तोड़ बहुत ज्यादा आसान है और आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, कुरान में वो आयत आ गई। खुद इलाज कीजिए, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको जो आज वज़ाइफ बताए गए, ताज बताई गई, जो दुआएं बताई गई हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सफाई रखें, नमाज की पाबंदी करें, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगियों से आधे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और नज़र बद वगैरह अल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाते बारी ताला वो है, जब तक वो ज़ात नहीं चाहेगी तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अमल करना और मेहनत करना शर्त है, फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।